प्यारे बच्चों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। परीक्षा बहुत नज़दीक है और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए वर्ष 2022 में जो बिहार माध्यमिक परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली गई है और उसमें जो प्रश्न पत्र आया था, आज उसी को लेकर आए हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न रहते हैं और किस प्रकार से उसको हल करना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको कितना प्रश्न पूछता है साइंस विषय में, किस तरह से जवाब देना है, क्योंकि अभी परीक्षा नजदीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये एक प्रैक्टिस सेट ही है जो आपके समक्ष है। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल साइंस, है ना, अनिवार्य विषय होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 80, 24 और 6 यानी 110 प्रश्न रहता है। यह भी मैं आपको बता दूं कि 80 प्रश्न में से आपको जो है 40 प्रश्न का जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव में 40 अंक का, 24 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से कि 12 प्रश्न देना है, 2-2 नंबर का होता है, और 6 प्रश्न है जो कि 5-5 नंबर का है, उसको जवाब देना है ना। कुल आपको 80 अंक का प्रश्न है। ये 80 अंक का परीक्षा होती है जिसमें कि इस तरह से आपको जवाब देना है। आइए प्रश्न देखते हैं। ये साइंस विषय है। साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों प्रश्न तीनों विषय से संबंधित रहेगा। 3 खंड में रहता है। देखते हैं, बहुत सारा निर्देश दिया गया है किस प्रकार से लिखना है ना। ये सब निर्देश है। OMR शीट पर आपको ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। सब्जेक्टिव के लिए कॉपी दिया जाएगा और कॉपी रहेगा। देखिए, खंड अ सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसका आंसर भी हम लोग देखते आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है उसके विषय में प्रश्न आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। पहला जो प्रश्न है कि पौधे में जनन अंग कहां होता है? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में? तो जवाब होगा पुष्प में। पुष्प में यानी फूल में ही, फ्लावर में ही पौधे का जनन अंग होता है। पौधे में, पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 2 सहायक अंग होते हैं और 2 आवश्यक अंग होते हैं। 2 आवश्यक अंग में एंड्रोसियम और गायनोसियम, पुमंग और जायांग। पुमंग नर भाग होता है, जायांग मादा भाग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में नहीं, हरे पौधे में होता है। कारण कि हरे पौधे में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? मौजूद होता है। इसलिए हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन का निर्माण होता है। हरे पौधे ही उत्पादक हैं भोजन का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज आवश्यक होता है, जिसमें कि CO2 है, जल है, सूर्य प्रकाश है और क्लोरोफिल या हरित लवक उसके पत्ती में रहता है। तो जल से जो है वो क्या निकलता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय में, जिससे जठर रस का स्राव होता है और भोजन का
पाचन होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया वो कोशिका द्रव्य में होती है और ग्लूकोज का इसमें आंशिक विखंडन होता है ना। और एक अणु ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से 3 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है और यह संपूर्ण क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। आगे बढ़ते हैं कि इथाइल अल्कोहल, बायोलॉजी से यह प्रश्न है, जो भी प्रश्न अभी चर्चा हो रही थी वो सब का सब क्या है? जीव विज्ञान का प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो वो है, जवाब होगा अवायवीय श्वसन से बनता है ना। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में इथाइल अल्कोहल बनता है। आगे है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। ये मास्टर ग्रंथि भी है और कपाल की स्फेनाइड की हड्डी होती है और वहीं ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है और इससे बहुत प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है और उससे बहुत सारा कार्य का पर जो है नियंत्रण किया जाता है। आगे देखते हैं, पौधे के वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया, जल का ह्रास की जो क्रिया होती है वो ट्रांसपिरेशन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। परागन क्या है हम लोग जान रहे हैं, निषेचन क्या है भी जान रहे हैं, विसरण क्या है वो भी जान रहे हैं। तो यहां पर पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, कि घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किसकी कमी से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये आयोडीन की कमी से होता है। जब थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन का जब कम स्राव होता है, क्योंकि आयोडीन की जब शरीर में कमी होती है तो उसको बढ़ाने के क्रम में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो यहाँ स्थमस से जुड़ा होता है वो घेघा, यहाँ पर वो फूल करके थैली नुमा रचना बाहर निकल जाता है, लटक जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? गलगंड, घेघा, ग्वाइटर। और ये आयोडीन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं कि रक्त में हल्के पीले रंग की जो चिपचिपे द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें जरूर सूचित करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को, बीपी जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उस मशीन को क्या कहते हैं? उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, है ना, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर बीपी मापी जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। ट्रांसपिरेशन की क्रिया कहां होती है? जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कॉकरोच होगा, तिलचट्टा है, जिसमें कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे है कि रक्त क्या है? पदार्थ है, कोशिका है ना। रक्त क्या है? पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। रक्त तरल संयोजी उत्तक है।
इसलिए जवाब क्या होगा? उत्तक होगा, टिश्यू होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का समय है और आपको ऐसे समय में इस तरह से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए कि मूत्र का पीला रंग, मूत्र का कैसा रंग होता है, पेशाब का कैसा रंग होता है? पीला। किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। कैसा होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अब है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो वो है केंचुआ। सब एक लिंगी जीव है। हाथी मेल फीमेल अलग शरीर में होता है, कुत्ता में भी मेल फीमेल अलग शरीर में होता है, गाय का भी मेल फीमेल अलग शरीर में होता है। ये सब एक लिंगी जीव है, जबकि उभय लिंगी जीव केंचुआ के शरीर में नर भाग और मादा भाग दोनों व्यष्टि पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में लीवर से प्रवेश करती है। कभी गलती से भी वृक्क से या किडनी से जवाब नहीं देंगे। भोजन का पाचन, भोजन का ग्रंथि लीवर भी है, यकृत भी है, और यकृत से ही यूरिया रक्त में प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैव आवर्धन क्या है। तो जैव आवर्धन कहते हैं कि अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं? जो ना सड़ता है, ना गलता है, ना डिकम्पोज होता है, ना अपघटित होता है। ऐसे पदार्थों को, ऐसे रसायनों को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका डीडीटी है, सीसा है, प्लास्टिक है, ये सब है। और इन सब के द्वारा क्या होता है कि जब वो मिट्टी में चला जाता है तो मिट्टी में जाने से वो हरे पेड़ पौधों में चला जाता है और हरे पेड़ पौधों से हम लोगों के शरीर में आ जाता है। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ ऐसा है, ऐसा रसायन है जिसको कि आप धोइएगा, कुछ भी कीजिएगा, कोई भी विधि द्वारा उस समाप्त नहीं होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, तीसरे पोषी स्तर में वो जाते रहता है और शरीर के लिए वो बहुत हानिकारक है। तो वो इसमें जो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है वो CFC नहीं है, ATP नहीं है, DDT है, जिस पर चर्चा अभी हम कर रहे थे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? शाकाहारी जंतुओं को, जैसे गाय, बैल, बकरी, ये सब है। जो क्या खाता है? डायरेक्ट हरे पेड़ पौधों को खाता है। उत्पादक को जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो नदी, तालाब, समुद्र नहीं, कुआं। भूमि के अंदर से खोद करके और पानी जो निकालते हैं भूमि के अंदर, उसी को भूमिगत जल कहते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे, हरे पौधे, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे, देखिए इस संसार में हरे पौधे जो हैं वही एक उत्पादक है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य,
उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में संरक्षित होता है, जमा होता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता करते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता करते हैं, और उसमें ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। लिंडेमान के 10% लॉ के हिसाब से 10% घटते चला जाता है। तो यहां पर उत्पादक कहलाता है, भोजन का उत्पादन करने वाला, ऊर्जा का उत्पादन करने वाला, है ना। कौन है, हरे पौधे। आगे है, अगला जो प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि अंडोत्सर्ग, मादा में अंडोत्सर्ग का जो कार्य होता है वो किसके कारण होता है, LH, एस्ट्रोजन, FSH, और इसमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इसके कारण अंडोत्सर्ग होता है। आगे है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है, अग्न्याशय में पाई जाती है, पैनक्रियाज में पाई जाती है ना। अब है अगला जो प्रश्न 25 नंबर है, सारा अभी तक हमको लगता है सब बायोलॉजी का ही, जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न ही है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, गलगंड या घेघा में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना जरूरी है, इसलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक का व्यवहार करते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निश्चल कणिकाएं कहां रहता है, कहां पाई जाती है, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, और इनमें से कोई नहीं। तो निश्चल कणिकाएं, निश्चल ग्रेन्यूल्स कहां पाई जाती है, नेफ्रॉन में। कहां पाई जाती है, नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन कहां पाई जाती है, तो वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर एक संरचना है। आगे है क्या है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में लगभग 1.5 kg बताता है, और यहां पर देखिए आपको उलझाने के लिए क्या किया, 1.5 kg से 2 kg, आधा kg से 1.5 kg, इनमें से कोई नहीं, और एक है 1.2 से 1.4 kg। सबसे नजदीक का आंसर यही होगा। ऐसे लगभग 1.5 kg आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि लगभग 1.5 kg, तो 1.5 kg के लगभग का जवाब यही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु जो प्रयुक्त लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस द्वारा करते हैं, दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के का व्यवहार चश्मे के रूप में करके करते हैं। और इस तरह से जब होता है तो फिर उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, तब हम किसी को बढ़िया से देख पाते हैं। आगे आइए कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। साइड मिरर आपका वाहन जो भी है, साइड में जो ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा होता है, ताकि पीछे का विस्तृत क्षेत्र में कौन आ रहा है, गाड़ी आ रही है, कैसे साइड लेना है ना, उन सब का व्यवहार इससे किया जाता है, उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा, ये सब फिजिक्स का प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा
क्या होता है, आभासी ही बनता है, इसके द्वारा वास्तविक नहीं बनता है ना। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, छोटा भी होता है। आगे है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा कहते किसको है, कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहां पर ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो वो है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है ना। और नीला रंग का ही सबसे ज्यादा वायुमंडल में विद्यमान अणु, गैसों के अणु धूल कण पर पड़ करके सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसलिए हमें आसमान, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सारा प्रश्न आपका भौतिकी से है। अगला भी प्रश्न जो है वो भौतिकी से है। क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी हम लोग स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। ये सब हमने फिजिक्स के क्लास में आप वीडियो चैनल पर लोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, इन डिटेल में बातें की हुई है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, पावर ऑफ लेंस क्या होगा। यह भी न्यूमेरिकल्स आपको बताया हुआ है। फिर भी चलिए हम लोग यहां पर भी सीख लेते हैं कि एफ है 50 सेंटीमीटर, इसको बदल दीजिए मीटर में, तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, मीटर में बदल जाएगा। ये क्या होगा 5/10 यानी 0.5 मीटर, है ना। अब चूंकि फोकस दूरी है 0.5 मीटर और लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, तो 1/0.5 मीटर, है ना। यही D होगा डायोप्टर। तो इसको अगर हटाएंगे तो 10, ये 2 बार में कट जाएगा और +2D, यानी आंसर होगा, है ना, +2D, 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं कि एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, 2 3 4 5 सतह होते हैं। ये 5 सतहों से घिरा होता है ना। प्रकाश का ये क्या करता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम इससे प्राप्त होता है, अपने सभी 7 अवयवी रंगों को ये विभक्त करता है, वर्ण विक्षेपण जिसको बोलते हैं। अब आइए अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, समंजन क्षमता जिसको बोलते हैं। वो किसके द्वारा नेत्र की फोकस दूरी घटता बढ़ता है या परिवर्तित होता है, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा या पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। पक्षमाभी पेशियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स, देखिए, है ना। आगे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं।
दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है, जो वस्तु की तरफ कैमरा होता है उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो नेत्र की तरफ होता है उसको नेत्रिका कहते हैं, नेत्रक लेंस। ये उत्तल लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो वो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। किधर से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण, है ना, क्या होगा? एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विचलन नहीं होगा। अब है कि पवन विद्युत, अगला प्रश्न, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है? पवन ऊर्जा कहां लगता है? पवन संयंत्र ये कहां लगता है? जहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अधिक गति से हवा जहां चलती है, तो गतिमान हवा जो है इसको चलाने का काम करती है, घुमाने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? कांच की अवतल लेंस क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, कभी कभी धनात्मक। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए क्या होगा? शक्ति भी ऋणात्मक होगा। आगे देखिए कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। तो ग्रेफाइट जो है वो क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। बाकी आयोडीन, सल्फर, हीरा सब कुचालक है। आगे देखते हैं। देखिए एक प्रश्न है, फिजिक्स से ही है, कि वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, r बराबर है 1 मीटर, है ना, तो f बराबर क्या होगा? फोकस दूरी हम लोग क्या जानते हैं? f बराबर r/2, यानी 1/2 मीटर। इसको बदल दीजिए किस में? सेंटीमीटर में। 100 से गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब वक्रता त्रिज्या आधी है तो फोकस दूरी 1 मीटर है, तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। आगे देखते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें क्या होती है? अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अपवर्तन चैप्टर जो है, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा चैप्टर जो है फिजिक्स का, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो जनित्र है, जेनरेटर है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो पारंपरिक स्रोत क्या है? पारंपरिक स्रोत इसमें कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो जो कि आपका कोयला जो है वो पारंपरिक स्रोत है। ये सब गैर पारंपरिक स्रोत है, सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा।
कांच की एक समांतर पट्टिका, ध्यान दीजिएगा, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो उसका विचलन घटित होगा। प्रथम अपवर्तन के साथ साथ विचलन भी होगा। आगे बढ़ते हैं कि हमारे घरों में, यह भी आपका भौतिकी से प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट दिश धारा नहीं, 12 वोल्ट दिश धारा, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा नहीं, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी 220 वोल्ट एसी का प्रवाह होता है, आपूर्ति होती है। आगे है कि जस्ता का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर 30 होता है। केमिस्ट्री का प्रश्न है, अब यहां से लगता है केमिस्ट्री ही है, देख लेते हैं। धोबिया सोडा, धोवन सोडा जिसको बोलते हैं, धोवन सोडा जिसको बोलते हैं वो क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखिएगा। धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 इंटू 10H2O है ना। फिर है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है? तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है कि हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का है, Fe का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए एक स्पेशल विधि है, वो फेन उत्प्लावन विधि, फेन द्वारा इसको सांद्रित किया जाता है। इसकी में जो इंप्योरिटीज होता है, अशुद्धि होता है, उसको दूर करने का काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 बनाता है 2ZnO, यानी यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत हल्का प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? तो C6H12O6 है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? संचालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या होता है? जल में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है और इसी के चलते उसमें क्या होता है? विद्युत का संचालन होता है, विद्युत का ये सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। लिथियम के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है? देखिए लिथियम का जो परमाणु संख्या है वो 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो लिथियम में कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन। जब परमाणु संख्या 3 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 1, यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? यानी इसका वैलेंसी भी हो गया 1। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह किसको बोलते हैं? इनर्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। देखिए इसमें से क्या है? हीलियम है, बिल्कुल है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सबसे ऊपर में ही देखिएगा, आवर्त सारणी के सबसे टॉप पर ही होता है हीलियम। 18वां ग्रुप, 0 ग्रुप जिसको बोलते हैं, शून्य ग्रुप। आगे है कि निम्नांकित में
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ही होता है। अगला है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। देखिए H2O का जो जब जल अपघटन कराइएगा ना तो 2H+ और ऑक्सीजन माइनस माइनस होता है, तो ये काम कैथोड पर होता है और ये काम एनोड पर होता है। आगे बढ़ते हैं कि हमारा शरीर का जो pH मान क्या है, याद रखने के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि इस तरह का जो भी प्रश्न है ना, वो है कि हमारा शरीर, तो शरीर में ब्लड है और ब्लड यानी खून, खून का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है, वो क्षारीय होता है और शरीर का भी उसी से रिलेटेड है और उसी के लगभग है, 7 से 7.8 होता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, है ना। और ये एक चीज जान लीजिए कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और डायरेक्ट देख रहे हैं ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये अम्ल है, बाकी सब क्षार है। आगे है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है? तो वो है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज है। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। आगे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हम केमिस्ट्री का जो क्लास वीडियो लोड किया हुआ है आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है और यही कोल्ड ड्रिंक्स रहता है। जो भी ठंडा पेय हम लोग पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा, स्प्राइट, सब में आपका यही होता है, कार्बोनिक एसिड। आगे है कि कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या है? इसका सूत्र क्या है? सीधा सीधी जानिए, CuFeS2 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है सोना चांदी। क्या है? सोना चांदी। यहां आंसर है आपका विकल्प में सोना दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसके लिए आपको तीसरा चैप्टर धातु अधातु में क्रियाशीलता श्रेणी देखना होगा, याद रखना होगा। और उसमें देखिएगा जिंक, सिल्वर, सोना, ओरम और कॉपर, सबसे उसमें ऊपर कौन है? जिंक है, इसलिए जिंक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब सारा प्रश्न केमिस्ट्री का है। हम लोग देख लिए बायोलॉजी सबसे पहले था, फिर भौतिकी का था और अब अभी केमिस्ट्री का चल रहा है। कहता है किसी अधातु के बाह्यतम सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। आइए समझते हैं। धातु विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं और धनात्मक तत्व कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ग्रहण कौन कर सकता है? जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। पीतल निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। पीतल का बर्तन घर में होता है ना, ये कॉपर और जिंक का
एलवाई है, मिश्र धातु है, कॉपर इसमें 80% होता है और जिंक जो है वो 20% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन समावयवी हैं। यह भी केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रश्न है समावयवी आइसोमेरिज्म से है। तो इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर ये आपका समावयवी है, कारण C2H5OH होता है इसका सूत्र, और इथाइल डाई मिथाइल ईथर का होगा CH3OCH3। अब देखिए कि इसमें कितना है, C 1 और 1 2, H6O। अब देखिए यहां भी C 2, H5 और 1 6 और ये देखिए O है, यानी इसका अणुसूत्र एक ही है, जबकि संरचना सूत्र अलग अलग है, रासायनिक गुण भी अलग अलग है। तो ये क्या हुआ, समावयवी कहलाया। कारण इथाइल अल्कोहल को पी लीजिएगा तो झूम बराबर झूम शराबी करने लगेगा, नशा आ जाएगा, जबकि डाई मिथाइल ईथर को सिर्फ सूंघ लीजिएगा तो बेहोश हो जाइएगा, डॉक्टर पेट भी फाड़ देता है, पता नहीं चलता, ऑपरेशन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि CH3OC2H5 का यूपेक प्रणाली के अनुसार क्या नाम होगा। तो इतना को हम लोग क्या पढ़े हैं, मीथॉक्सी, और ये क्या है, इथेन, इसलिए जवाब होगा मीथॉक्सी इथेन। आगे बढ़िए कि अगर लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर, भाप में क्या होता है, ऑक्सीजन, कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनेगा। तो Fe3O4 बनता है। ये रिएक्शन करा के देखिएगा तो क्या बनता है, Fe3O4। आंसर क्या होगा, Fe3O4। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, यानी सल्फर के विषय में बोला जा रहा है। आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या कितना होगा। तो जितना तत्व का वर्ग संख्या से क्या पता चलता है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो उस हिसाब से जैसे 16 है सल्फर का, तो 2, 8 और 6 होगा, है ना, यानी 6 बाह्यतम कक्षा में किस वर्ग में होता है। तो 16 वर्ग संख्या 16 के तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से प्राप्त पता कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है हर परिस्थिति में, है ना। तो वो है कॉपर। कॉपर जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं कि एक मिश्र धातु में 90% क्या है, 90% कॉपर है और 10% टीन है। तो वो मिश्र धातु क्या होगा, मिश्र धातु ब्रॉन्ज है, कांसा। कांसा में क्या होता है, तो Cu 90% और टीन Sn 10%। आगे बढ़ते हैं कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो वैसे में कौन सा है, Ag, सिल्वर, चांदी, वो उच्च ताप पर भी गर्म करिएगा
तो वायु से रिएक्शन नहीं करता और उसका चमक बरकरार रहता है। आगे है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य यानी इंप्योरिटीज, अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? उसमें तन्यता का गुण होता है, जिसके चलते वो तार के रूप में खींचा जाता है, तार प्राप्त होता है ना। आघात वर्धनीयता से चदरा बनता है। उसमें चालकता से क्या होता है कि उसमें एक भाग गर्म करते हैं तो दूसरे भाग भी गर्म हो जाता है। तो आपका जवाब होगा तन्यता। इस तरह से हम लोग 80 प्रश्न जो है वो देखें, इसमें से 40 प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब है कि देखिए भौतिकी शास्त्र से, फिजिक्स से भी है ना 8 प्रश्न है, जिसमें 4 देना है। इस तरह से देखिए ये सब प्रश्न है। क्वेश्चन आंसर आप तैयार किए होंगे। अगर तैयार नहीं किए हैं तो वीडियो हमारा चैनल पर लोड है, वहां से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए ये सब प्रश्न है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, मीटर वोल्ट मीटर में उपयोग बताएं, आंख की समंजन क्षमता क्या है, ये सब सारा प्रश्न जो भी देख रहे हैं सब का सब वीडियो में दिया हुआ है। आप वहां से ये सब का आंसर देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए ये सब प्रश्न है। इस तरह से इधर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन 8 तीनों से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से पूछा है ना। देख लीजिए इसमें भी। और अंतिम में क्या है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। सबका आंसर आप चैनल पर जाइए, वहां पे वीडियो है। सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न का हर प्रश्न का आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा, है ना। चलिए आज आपका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएंगे। लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।